सब्सक्राइब करें बेसिक्स की पाठशाला को और इस बेल आइकन को दबाइए जिससे आप नॉलेज से भरपूर वीडियो को देख सकें सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक चूज किया गया है वो है कोरोना वायरस और ग्लोबल वार्मिंग। ये टॉपिक चूज करने के पीछे का कारण है क्योंकि कई सारी ऐसी थ्योरीज हम लोगों ने डिस्कस की हैं जहां से हम बात करते हैं कि आखिर कोरोना वायरस पूरे पृथ्वी पर इतनी महामारी या इतनी समस्या क्यों पैदा कर रहा है। और हम लोगों ने कई सारी थ्योरीज डिस्कस करी। और सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि कोरोना वायरस से संबंधित मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया हुआ है, वहां पर आप कोरोना वायरस से संबंधित सारी जानकारियां पा सकते हैं। लेकिन आज का ये टॉपिक डेडिकेटेड है ग्लोबल वार्मिंग और कोरोना वायरस के बीच में आखिर संबंध क्या है। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु राज, देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आखिर ग्लोबल वार्मिंग फिनोमिना क्या है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे। पहली चीज तो जैसे ही हम लोग के सामने ग्रीन हाउस का नाम आता है, हम लोग सबसे पहली चीज ये समझते हैं कि ये एक ऐसा फिनोमिना है जिससे कि पृथ्वी पर रहना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन मैं आपको आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये बताता हूं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक इसेंशियल फीचर है अर्थ पर लाइफ के एग्जिस्ट करने का। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो अर्थ पर लाइफ एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती। सबसे पहले जानिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। गर्मियों में आप सभी लोग कार में बैठे होंगे, लेकिन जब आप ध्यान दीजिए कि आप दोपहर में अपनी कार ले जाके कहीं बाहर खड़ा कर दिए और वहां पर सीधे धूप पड़ रही है, अगर आप उस कार में कुछ समय बाद जाके बैठेंगे, कार खोलते ही ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने आपको गर्म भट्टी में झोंक दिया हो, इतना ज्यादा तापमान उसके अंदर का रहता है। तो ये एक फिनोमिना है, इसी फिनोमिना को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि लेट अस सपोज कि ये आपका एक चैम्बर है, ग्लास चैम्बर है बेसिकली। सन का इंसुलेशन जानिए क्या होता है। इंसुलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इसी को इंसोलेशन कहते हैं। मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो इन सोलर रेडिएशन, ठीक है, यहीं से बना है आपका इंसुलेशन। तो सन का इंसुलेशन आता है इस पर्टिकुलर बॉक्स पे, जो कि हमारा है ग्लास बॉक्स। ये हमारा कैसा है, ग्लास बॉक्स, कांच का एक बॉक्स है। तो सन का रेडिएशन जो है वो शॉर्ट वेव लेंथ के फॉर्म में आता है। ये जानिए जितना बड़ा ही सोर्स होगा, विन्स थ्योरी आप जानिएगा यहां पर क्या होता है। विन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि जितना ही बड़ा सोर्स होगा, हीट सोर्स होगा, उससे निकलने वाली जो रेडिएशन होगी वो उतनी ही शॉर्ट वेव लेंथ की होगी। तो विन फिनोमिना आप पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से ये शॉर्ट वेव लेंथ की यहां से किरण आती है सूरज से, ये सूरज है हमारा, और जब वो इस पर्टिकुलर सरफेस पे पड़ती है तो क्या होता है कि इसके अंदर जो ये हीट आ रही है, हीट कहां से आ रही है, इस सन के रेज से जो हीट आ रही है वो हीट इस पर्टिकुलर ग्लास बॉक्स में ट्रैप हो जाती है। इसके अंदर वो हीट ट्रैप हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती, उसका बाहर निकल पाना पॉसिबल नहीं होता। तो ये जो ट्रैपिंग है, इस वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आउटर एनवायरनमेंट से ज्यादा हो जाता है। और यही जो फिनोमेना है जिसके थ्रू हम इस ग्लास बॉक्स के अंदर आउटर एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, वही फिनोमेना कहलाता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये फिनोमेना यूजफुल होता है उन कंट्रीज के लिए जहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है और एग्रीकल्चर कर पाना वहां पर उतने लो टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं होता। तो इस तरीके का एक ग्लास बॉक्स सिस्टम बनाया जाता है और उस सिस्टम के बेस पर वहां पर एग्रीकल्चर किया जाता है। तो यही फिनोमेना कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। बेसिकली जो आपके मिड लैटिट्यूड से ऊपर या कहिए आर्कटिक सर्किल के पास जो कंट्री जैसे नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है, इन सब कंट्रियों में इस फिनोमेना का यूज करके एग्रीकल्चर किया जाता है। अब अर्थ की अगर हम लोग बात करें तो ये है हमारा अर्थ, और इस अर्थ पर ये हमारा है एटमॉस्फेयर,
और जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर अर्थ के रोटेशन के साथ ही घूमता रहता है, इसीलिए हमको अर्थ जो है वो घूमते हुए दिखाई नहीं देती है, वरना इक्वेटर पे अर्थ की स्पीड नियर अबाउट 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है, इतना तेज हम लोग घूमते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप पोलवर्ड जाएंगे स्पीड कम होती जाती है और पोल पे जाके वो स्पीड 0 हो जाती है। रोटेशन ना कि रेवोल्यूशन, याद रखिएगा। हाँ, तो यहां पर क्या होता है, लेकिन जो इसका सघन या डेंस वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, वो लगभग 5 से 6 किलोमीटर के ऊपर ही रहता है। उसके ऊपर एटमॉस्फेयर धीमे 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 विरल होता जाता है। तो क्या होता है कि जब रेडिएशन इसके अंदर आता है, शॉर्ट वेव के फॉर्म में आता है, और अर्थ से जब ये रेडिएशन वापस जाता है उसे कहते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब जानिए किन गैसेस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 अर्थात मीथेन, ओजोन, और एक और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन हाँ वो इफेक्ट डालती है, वो है वाटर वेपर। वाटर वेपर एक बहुत ही ऐसी गैस है जो कि अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, लेकिन इसमें हम बात करते हैं सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि वो अबंडेंस के फॉर्म में है। इसके पीछे का रीजन समझिए, हम लोग बेसिकली फॉसिल फ्यूल जो कि जीवाश्म ईंधन है उनका प्रयोग ज्यादा करते हैं अर्थ पर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि आप गैसोलीन देख लीजिए, उसके अलावा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, चारकोल हो गया, कोल हो गया, ये सब ऐसे फ्यूल हैं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं अर्थ पर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, और उसकी वजह से उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, या कार्बन से रिलेटेड जो भी उसके अंदर पार्टिकल हैं वो वहां से निकलते हैं और वो पार्टिकल एटमॉस्फेयर में जाके कंडेंस होने लगते हैं। अब जब ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा, और यही गर्माहट हमें पृथ्वी पर जिंदा रहने की सहायता करती है। लेकिन अगर ये गर्माहट एक क्षमता से अधिक हो गई तो जीवों का जिंदा रह पाना पॉसिबल नहीं होगा। अब यहीं पर हम लोग आते हैं इन दोनों के इफेक्ट को जोड़ने पर। तो अब आप एक चीज समझिए कि ये है हमारा अर्थ, ये है इक्वेटर। अब आपको पता है कि इक्वेटर, या मैं अगर इसको ट्रॉपिक्स के फॉर्म में बांधूं तो ट्रॉपिकल एरिया ये हो गया आपका 23 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ तक हम लोग जाए तो ये ट्रॉपिकल एरिया हो गया, ये ट्रॉपिकल हो गया। अच्छा, इसके ऊपर 66.5 डिग्री जो हमारा है वहां पर क्या होगा आपका, वहां पर जो भी इस जगह पर आप देखिए ये आपका कहलाता है नॉर्दर्न टेम्परेट और ये कहलाता है आपका सदर्न टेम्परेट। उसके ऊपर ये जो एरिया है ये आपका फ्रिजिड एरिया है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है ट्रॉपिकल एरिया में, हाई इंसुलेशन यहां मिलता है इसलिए टेम्परेचर यहां पर ज्यादा रहता है। तो अब अगर अर्थ का टेम्परेचर इन ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने की वजह से बढ़ता जाएगा तो ये जो एरिया है यहां पर हैबिटेशन पहले के कंपैरिजन में कम होता जाएगा, और जो यहां पर जीव हैं वो जीव पलायन करेंगे किधर की तरफ, पोलवर्ड साइड बढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पोलवर्ड साइड भी टेम्परेचर जो है वो धीमे धीमे बढ़ रहा है, लेकिन ये जो एरिया है हाईली वार्म हो चुका है, उसके कंपैरिजन में यहां कोल्ड है, इस वजह से यहां पे लोग पलायन करेंगे जाने के लिए, रहने के लिए, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर अब रहने लायक हो रहा है। इस वजह से देखिए जो जीव यहां रह रहे हैं और जो जीव यहां से आ रहे हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप होगा। लेकिन आप ध्यान रखिए इस चीज का कि यहां पे रहने वाले जीव और यहां पे रहने वाले जीवों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। ट्रॉपिकल और टेम्परेट में रहने वाले जीवों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी होती है। इस वजह से इन दोनों जीवों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसकी वजह से कई सारे ऐसे जीवाणु और विषाणु हैं जिनका ट्रांसमिशन एक जीव से दूसरे जीव में होगा, और जो जीव यहां के जीवाणुओं और विषाणुओं को झेलने के लिए बने हुए हैं, लेकिन जो ट्रॉपिकल से यहां पहुंच रहे हैं उनके अंदर वो डेवलपमेंट अभी नहीं आया है कि यहां पे रहने वाले जीवाणु और विषाणु को वो अपने अंदर समाहित करके उनके साथ टैकल कर सके। इस वजह से क्या होगा, जब एनिमल इंटरेक्शन होगा तो एक नए तरह का वायरस जनरेट हो सकता है, और वो वायरस
एनिमल से ह्यूमन ट्रांसमिट कर सकता है, जो कि हमें कोरोना वायरस के केस में देखने को मिल रहा है। कि यहां पर क्या हो रहा है कि जो आपके जीव हैं वो जीव क्या कर रहे हैं, यहां पे इंटरेक्ट कर रहे हैं। और आपको पता है कि अभी जो भी रिसर्च थ्योरी आ रही है उसके अकॉर्डिंग यही सबसे ज्यादा निकल के आ रहा है कि चमगादड़ों में पाया जाने वाला कोरोना एक तरह के इसी कोरोना के जैसा है। इसलिए अभी की थ्योरी के हिसाब से हम ये मान के चलते हैं कि चमगादड़ के थ्रू ही कोरोना जो है वो मानवों के अंदर आया है। तो ग्लोबल वार्मिंग एक एसेंशियल फिनोमेना हो सकता है जिसकी वजह से कोरोना वायरस का स्पीड इतना ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि यहां पर ये टेम्परेचर इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है जीवों के बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप हो रही है। एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट यहां पे आप इसको आप समझिए कि प्री इंडस्ट्रियल पीरियड से अगर हम बात करें 1880 1880 से पहले जो टेम्परेचर था अर्थ पर वो नियर अबाउट आपका 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड था। लेकिन समय के साथ हम लगातार इसमें फॉसिल फ्यूल का प्रयोग करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ते चले गए। इस वजह से टेम्परेचर का इंक्रीमेंट बढ़ते बढ़ते अब इतना ज्यादा हो गया है कि हम लोग नियर अबाउट 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गए हैं। जस्ट इमेजिन कि ये टेम्परेचर इस तरीके से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोगों ने लगभग बढ़ा दिया है। कई जगहों पर डेटा 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड का भी है कि हमने इंक्रीमेंट किया है, तो नियर अबाउट वो है। तो हर एक अलग अलग जो भी इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं वो इस तरह का कंपैरिजन करती हैं। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया है। और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो हुआ था उस एग्रीमेंट के थ्रू भी हम लोग यही सब बात कर रहे हैं कि अर्थ का टेम्परेचर अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा बढ़ गया तो जो ग्लेशियर्स अवेलेबल हैं वो ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। इन ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से क्या होगा, आपको पता है प्लेस्टोनिक एज के अंदर हम लोग बात करें अगर 2.5 मिलियन ईयर से लेकर आज से लगभग 11,000 साल पहले तक आइस एज का दौर था, प्लेस्टोनिक जो एज हमारा था वहां पर। तो इस आइस एज के दौरान जब 11,000 के बाद टेम्परेचर अर्थ का बढ़ना शुरू हुआ तो कई सारे ग्लेशियर्स पिघले और इसी के बाद ग्रासलैंड बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। और जो आपको आज के जीव दिखाई दे रहे हैं वो जीव उसी दौर में धीमे धीमे डेवलप होते हुए यहां पर हमको दिख रहे हैं। अब यहां पर जब ये आइस एज के बाद ग्रासलैंड का बनना शुरू हुआ तो आइस कैप जो हमारा बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में है वहां पर वो आइस कैप एग्जिस्ट कर रहे थे आज तक। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से जो आइस कैप अंटार्कटिक साइड पर है, जो हमारा आइस कैप अंटार्कटिक साइड पर है और जो आर्कटिक साइड पर है वो भी धीमे धीमे पिघल रहा है। उसके अलावा जो बड़े बड़े माउंटेन है, चाहे वो रॉकीज हो जाए, चाहे वो हिमालय हो, चाहे एल्प्स हो, उसके बाद हम चले एंडीज हो, इन सब में जो अपर माउंटेनियस एरिया है, जो उनके पीक है, जहां पे ग्लेशियर्स होते हैं, वो ग्लेशियर्स इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रहे हैं। तो सोचिए जो इस दौरान जीवाणु और विषाणु वहां पर दबे हुए थे वो इस ग्लोबल वार्मिंग के आने की वजह से जब वहां की आइस पिघलेगी तो वो जीवाणु और विषाणु क्या होंगे, वहां से बाहर के एटमॉस्फेयर में आएंगे और हम उनके साथ अभी रहने के लिए कैपेबल नहीं हुए हैं, तो वो हमें बहुत ज्यादा अफेक्ट करेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग वन ऑफ द फिनोमिना हो सकता है जो कि कोरोना वायरस को स्प्रेड करने में हेल्प कर रहा है। कई सारे और रिसर्च यहां पर चल रहे हैं जो कि ये दर्शा रहे हैं किस तरीके से कोरोना वायरस ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण बढ़ता जा रहा है। तो हमें इस चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा और यह सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में हम लोग इस ग्लोबल वार्मिंग और इन गैसेस को इतना कम करें कि हमें इस जैसी बीमारियां देखने को नहीं मिले। जैसा कि आज का हमारी जिंदगी चल रहा है कि हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से हमारा आने वाला जीवन होगा। लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हमें बस इन सब गैसेस को भी कम करना और अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा अच्छा करना है, अच्छा खान पान रखना है, जिसकी वजह से हम ऐसी बीमारियां जो आने वाले समय में बढ़ती जा रही हैं वैसी बीमारियों को हम लोग कंट्रोल कर सकें। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको काफी पसंद आया होगा। एक यूनिक मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट सोचा था और उसको जब मैं रिसर्च किया तो मुझे लगा कि हाँ ये एक फिनोमेना हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए जिससे और भी अच्छी जानकारियां मैं आपको दे सकूं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।